गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है, जिसमें कल फंक्शन के बारे में पूरा बताया मैंने कि इफ़ एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, इफ़ जेड इज़ एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देन एफ जेड इज़ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। उसमें भी बताया था कि वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है। इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आल्सो इफ एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी and z is r cos theta plus I r sin theta, then u and v are function of r and theta। तो अब इसके आगे इन पे कुछ और चीज़ें चेक की जाएँ। लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो नाउ वी टेक लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। limit of function of complex variable। यह है बेटा तो इसके बारे में बेटा लेना, लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z defined at all points in the neighborhood of defined at all points in the neighborhood of point z0, defined at all the points in the neighborhood of point z0। तो लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, जो कि डिफाइंड है एट ऑल पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0। z0 के बिल्कुल जस्ट बगल, यानी इक्विवेलेंट टू जीरो डिस्टेंस, जस्ट बगल के पॉइंट्स पर भी, और वे कोई भी पॉइंट हो जस्ट बगल का, ऑल पॉइंट्स नेबरहुड, उसके अगल बगल के सारे पॉइंट्स, उन पर भी जो है ये एग्जिस्ट करती है लिमिट। तो लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइंड एट, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एफ जेड बी डब्ल्यू जीरो। इसका मतलब कि उस समय उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वह कितनी है, W0 या W0 है। तो अगर कोई फंक्शन हमारा जो कि डिफाइंड है इन द ऑल पॉइंट्स विच आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0, देन फंक्शन इज लिमिट ऑफ फंक्शन इज W0, दैट इज लिमिट z टेंडिंग टू z0 एफ जेड इक्वल टू W बेटा। तो ये हमारा लिमिट की डेफिनेशन हो गई।
तो इसको बेटा फिर से सब लोग नोट कर लो। नोट हो गया होगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स in the neighborhood of point z0, then limit of function be z0, that is limit z tends to z0 fz equal to w 0। अब ये लिमिट का एग्जिस्टेंस का मालूम है आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, एंड लिमिट ऑफ फंक्शन जो भी वो इक्वल होकर आ रहा है वही लिमिट ऑफ फंक्शन भी होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने नेबरहुड ऑफ z0 कहा है, यानी इसके लेफ्ट में चलें तो भी यही वैल्यू आएगी, राइट में चलें तो भी वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बेटा हमारा हो गया लिमिट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिया जाए बेटा कॉन्टिन्यूटी। continuity of function of complex variable। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लेना, लेट या द फंक्शन एफ जेड, द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट z0, एट पॉइंट एफ z0 इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिखो the function fz, where fz is function of complex variable, the function fz is said to be continuous at point z equal to z0 if limit z tends to z0 fz equal to fz0, यानी जो ये लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू भी हो जाए। और ये इक्वल टू कितना आया था बेटा, ये इक्वल टू w0 है, या कोई ज़रूरत नहीं, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू है। तो लिमिट एग्जिस्ट करे, पहली कंडीशन इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, और इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन देन फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, क्योंकि हो सकता है ये तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू fz0 है। ऐसी स्थिति में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इसका नेसेसरी पार्ट तो होता है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज़ कंपल्सरी दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स पार्ट ट्रू तभी होगा जब लिमिट ऑफ फंक्शन बी आल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये बेटा ये हमारा हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गया। अब अगला मेन पॉइंट है जिसका हमें यूज भी करना है और आगे उसी पे ज़्यादा अध्ययन होना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी
तो अगला पॉइंट हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी, या हम इसे कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये भी हम इसे कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। इसके बारे में बेटा देखना कि लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड, देन let fz be a single valued function of z. Z means function of z means complex variable. So let fz be a single valued function of complex variable z, then और साथ में इसको बेटा w भी बोल सकते हैं। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, let w equal to fz be a single valued function of z, then dw over dz equal to f dash z, जिसे हम f dash z भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपान डेल्टा जेड। ये है बेटा लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी डब्ल्यू और डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, प्रोवाइडेड दैट। अब बेटा यहाँ चलो देखो, प्रोवाइडेड दैट नोट कर लो इतना, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट provided that the limit exists and is independent of path। तो यहाँ लिख देते हैं and is independent of path। नोट कर लो बेटा, and is independent of path along which डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। तो बेटा एक बार फिर से इसको नोट कर लो, तो हम फिर से डिक्टेट करें। डिफरेंशिएबिलिटी कहें चाहे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहें, तो लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, देन डी डब्ल्यू और डी जेड आर एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन दिस, प्रोवाइडेड दैट, यही मेन कंडीशन है बेटा, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ along डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। इसका मतलब हम अगर कोई भी पाथ लें, किसी भी पाथ के along, और उसके लिए डेल्टा जेड 0 टेंड कराएं, हमारी वैल्यू जो है बार बार इस हिस्से की जो आ रही है वो सेम आनी चाहिए।
ऐसी स्थिति में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, किसी भी पाथ के अलाउंग। तो किसी भी पाथ में हमें कम से कम 3 पाथ तो लेने ही होंगे, क्योंकि कोई चीज़ तुम जानते हो अगर 3 बार सही निकल गई तो मान लिया जाता है चौथी बार भी सही है, 2 बार में संतुष्टि नहीं ली जा सकती है। तो कम से कम इसे हमें चेक करने के लिए 3 पाथ तो लेने ही होंगे। 3 पाथ में अगर आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट इफ डेल्टा z टेंड्स टू 0। तो ये बेटा हमारा होगा। अब इसी में ये डेरिवेटिव का लॉन्ग प्रोसीजर है, आगे चल के जब हम लोग इसके बाद जो कि अगले लेक्चर में होगा एनालिटिक फंक्शन जब पढ़ लेंगे, और एनालिटिक फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग CR इक्वेशन भी पढ़ लेंगे, तब इसी डेरिवेटिव करने का एक और फार्मूला आएगा कार्टेशियन में और पोलर में, वो इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पाथ के अलोंग चेक करके दिखाना होगा और वहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके आधार पर CR इक्वेशन होल्ड कर जाएगा और फिर हम लोग आगे चल के उसे ये शो कर देंगे कि इसका डेरिवेटिव इतना है। तो बेटा कल के लेक्चर में होगा। आज यहाँ पर हम लोग इसी मेथड से डेरिवेटिव करेंगे, जिसमें कहा गया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ लिमिट एग्जिस्ट, दिस लिमिट, ये लिमिट है बेटा, दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलोंग विच डेल्टा z टेंडिंग टू 0। तो ये है बेटा। और ये फार्मूला तुमने जब तुमने डेरिवेटिव स्टार्ट लिया था उस समय भी देखा रहा होगा, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, मूल नियम, परिभाषा के माध्यम, इतने शब्द हिंदी मीडियम वाले सुने होंगे कि मूल नियम से इसका अवकलन करो, परिभाषा से इसका अवकलन करो, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करो। तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी है। यही डेफिनेशन हुआ करती थी बेटा, ये वही फार्मूला है जो वहाँ तुमने डेरिवेटिव पढ़ते समय स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अब बेटा इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे और साथ में पाथ के बारे में तुम्हें दिखा दें बेटा जरा सा, तो उसको भी हम दिखा देते हैं। जो इसने पाथ की चर्चा की है इसे दिखा देते हैं। ये बेटा हमारा देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, ये हमारा कोई पॉइंट P है जिसे हमने x, y कहा। अब इसके नियरेस्ट नेबरहुड हमने कहा ही था, नेबरहुड पर हमने कोई पॉइंट ले लिया Q, जो कि ये पॉइंट Q ले लिया, यहाँ P है और इस प्लेस पर ये Q है बेटा। तो P कितना है, x, y है, और ये जो भी है अलोंग x एक्सिस है, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस है। यानी इस प्लेस पे अगर x है तो यहाँ x तो इंक्रीज किया, लेकिन y जो यहाँ था वही यहाँ है, वही यहाँ भी रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, y, y में नो चेंज होगा। ये तो बेटा हो गया अलोंग x एक्सिस चलते हैं तो y टेकन एज कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा y इक्वल टू 0 हम लोग लेंगे। और ऐसी स्थिति में डेल्टा z टेंस टू डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x हो जाएगा, और अगर इफ डेल्टा z टेंस टू 0 दैट मीन्स डेल्टा x टेंस टू 0। ये अलोंग x एक्सिस था। अब अलोंग y एक्सिस भी जा सकते थे हम, यही Q हमारा यहाँ हो सकता है। इस समय हमारा बेटा वेरिएशन y में तो हो रहा है, x कांस्टेंट है, जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। यानी ऐसी स्थिति में ये हमारा x तो x ही रह गया, लेकिन y हमारा बन गया y प्लस डेल्टा y। तो ऐसी स्थिति में जब अलोंग y एक्सिस हम जो है इस लिमिट को फाइंड करने की बात करेंगे, तो उस समय डेल्टा x, इफ डेल्टा z टेंडिंग टू 0 देन डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा x 0 होता है उस समय। ये जो भी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेल्टा x इक्वल टू 0, दैट मीन्स डेल्टा z इक्वल टू i डेल्टा y। इफ डेल्टा z टेंस टू 0 देन i डेल्टा y टेंस टू 0 हो जाएगा, और उस समय भी वैल्यू वो लेने पर ये वही आनी चाहिए। तो ये बेटा हो गया। और एक हम लोग और ले लेते हैं, इसे यहाँ लिख दें जरा, ये x, y हमने यहाँ लिख दिया। और एक हो सकता है
ये बेटा ये लाइन है जो कि अगर हमने ये बना दिया है तो तुम देख रहे होगे कि ये अगर ये रेक्टेंगल है तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यानी उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया, 10 45 1, यानी लाइन ये क्या है y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। तो ये हिस्सा हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग होगा, और इसे हम अगर कहते हैं डबल डैश, तो यहाँ पर बेटा देखो x भी इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा हाँ बेटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इसमें x में भी इंक्रीमेंट होगा और y में भी। ऐसी स्थिति में फिर हमारा जो भी है वो उस समय जब हम निकालेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाएगा। इफ़ x इक्वल टू वाई तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई, तो चाहे दोनों को डेल्टा वाई बोल देंगे चाहे दोनों को डेल्टा एक्स बोल देंगे। तो इफ़ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 देन 1 प्लस आई डेल्टा एक्स टेंस टू भी 0 हो सकता है और 1 प्लस आई डेल्टा वाई टेंस टू भी 0 हो सकता है। यूज़ करेंगे और ऐसी स्थिति में भी आंसर वही आना चाहिए। तो तुमने देखा अलग अलग 3 पाथ के अलॉन्ग, तो हम कम से कम देखा करेंगे। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये लिमिट हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग लाइन y इक्वल टू एक्स, 3 पे तो कम से कम चेक करेंगे और तीनों पे लिमिट सेम आ जानी चाहिए। इफ लिमिट एट all 3 cases be same, then we say that the function is differentiable at that point, या function is differentiable। तो अब बेटा ये हमारा है, तो हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन बेटा नोट करना, बुक में से देखते हैं, नोट करो। कंसीडर द फंक्शन, नोट करना या लिख देते हैं, चलो। Consider the function fz equal to equal to 4x plus y plus I, 4x plus y प्लस आई ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 4y, माइनस एक्स प्लस 4y। बेटा नोट कर लो। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस 4y। यह है डिस्कस फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, यानी डिस्कस डी एफ ओवर डी जेड, यानी हमें एफ डैश जेड फाइंड करना है, डिस्कस करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बारे में पूरा विस्तार से बताना है बेटा। तो नाउ वी, तो ये बेटा हम मिटा रहे हैं बेटा, लिखना गिवन, ये तो हमारा फंक्शन हो गया। और इसके बाद एफ जेड प्लस डेल्टा जेड हमने किया, तो इसका मतलब अगर हमारा जेड में डेल्टा जेड इंक्रीमेंट हो रहा है तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट होगा और वाई में डेल्टा वाई होगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस y प्लस डेल्टा y प्लस i माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस 4y प्लस डेल्टा y। बेटा देखो यहाँ तक हो गया। एफ जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस 4y, देन एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा y। अगर z x प्लस आई वाई है तो ऐसी स्थिति में डेल्टा z हमारा x प्लस आई वाई होता है, आई डेल्टा y।
तो हमने ये रखा इतना हो गया। अब इसके बाद बेटा यहाँ से आए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड नाउ माइनस एफ जेड हमने किया। तो देखो बेटा यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इसमें से करते हैं बेटा तो तुम देखो ये 4x प्लस डेल्टा 4 डेल्टा x है, तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला 4 डेल्टा x मिल गया। यहाँ देखो y प्लस डेल्टा y है और इसमें से y कैंसिल हुआ तो y कैंसिल आउट हो गया, प्लस डेल्टा y बचा हमारे पास। फिर प्लस i पे आए ब्रैकेट माइनस x और माइनस माइनस प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो केवल हमारे पास बच रहा है यहाँ माइनस डेल्टा x बच रहा है बेटा, देखो जो कि माइनस दोनों के साथ है। और फिर प्लस 4 आए, 4 में भी 4y में से 4y कैंसिल आउट हो गया, 4 डेल्टा y बचा हमारे पास। तो हमारे पास बेटा ये अगर नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, देन दिस इज नंबर 3 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड की वैल्यू मिल चुकी है। इतना बेटा नोट कर लो। अब इसके बाद देन डी एफ ओवर डी जेड, जिसे हम एफ डैश जेड भी कह सकते हैं, इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपान डेल्टा जेड। यही हुआ बेटा, इतना हो गया है। और अब इस हिस्से को हम टैब पे लिख देते हैं, जिससे कि उसके आगे डिस्कस करने में आसानी रहेगी। तो हम लोगों ने लिखा नंबर 3 तक हो चुका था, डी एफ ओवर डी जेड, जिसे हम एफ डैश जेड भी कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू वी गेट दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, और इसके प्लेस पे फ्रॉम 3rd वी पुट 4 डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस i माइनस डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा y। ये तो हो गया फ्रॉम 3 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड के प्लेस पे हो गया, अपान डेल्टा जेड। ये बेटा हम लोगों को मिल गया अपान डेल्टा जेड। और नंबर ये हमारा हो गया नंबर 4। अब इसकी लिमिट अभी हमें फाइंड नहीं हुई है, इसकी अब लिमिट निकालना है। और लिमिट निकालने के लिए हम लोग पाथ लेके चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग लाइन y इक्वल टू x। 3 स्थितियाँ लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलने जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले फिगर एक बार में बना देते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी उसके हिसाब से चलेंगे। तो बेटा ये लो, ये हमने लिया x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अलोंग x एक्सिस चलेंगे तो ये हमारा q है, x कांस्टेंट है, नहीं x में इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन y हमारा कांस्टेंट है। y हमारा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये ओरिजिन है, ये y है, और ये तुमने देखा ये y तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से y एक्सिस के अलोंग जब जाएगा तो यहाँ पे x कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट को क्यों ना q डैश कह दें, तो x तो कांस्टेंट रहा लेकिन y में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y। तो x अगर कांस्टेंट है, ये हमारा कितना था, x y था, तो x कांस्टेंट है तो डेल्टा x हमारा 0 होगा, क्योंकि इफ़ डेल्टा x इक्वल टू कांस्टेंट देन डेल्टा x इक्वल टू, ऐसे भी निकाल लो, माइनस 0 हो जाएगा वो। और ये अगला हम लोग लेने जा रहे हैं q डबल डैश अलोंग
लाइन y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग लेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा दोनों मिलने जा रहा है x प्लस डेल्टा एक्स कामा y प्लस डेल्टा y, ये हो गया। तो हमारा ये है। तो हम सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं अलॉन्ग केस 1। केस 1 along real axis। रियल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो along रियल एक्सिस ये हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा। अब देखो along रियल एक्सिस, along रियल एक्सिस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि along रियल एक्सिस x कांस्टेंट होगा और along रियल एक्सिस हमारा कांस्टेंट कौन होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है और x एक्सिस के along y कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स along रियल एक्सिस डेल्टा y इक्वल टू 0, देन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x। अब ये कैसे है, यहाँ साइड में दिखा देते हैं। सिंस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। और यहाँ पर अगर डेल्टा वाई 0 कर दिया, डेल्टा वाई हमने 0 कह दिया, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा z इक्वल टू कितना आ गया बेटा, डेल्टा x आ गया। तो तुमने देखा ये डेल्टा 10 फ्रॉम 4। अब नंबर 4 के पास पहुंच गए बेटा। हम जिसे डेल्टा z कह रहे थे वो कितना है, तो फ्रॉम 4 f डैश z इक्वल टू, ये जो हमारा डेरिवेटिव है, इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा। पहली चीज़ डेल्टा z डेल्टा x बन गया। और ये बेटा देखो है 4 डेल्टा x प्लस डेल्टा y हमारा कितना हो गया, 0 हो चुका है। 4 डेल्टा x ये 0 हो गया, नहीं आया, माइनस आई डेल्टा x ये आया, और ये 4 डेल्टा y 0 हो गया, अपान में भी आ गया डेल्टा x। तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट होकर के हमें इक्वल टू मिल गया 4 माइनस आई। तो हमारी वैल्यू अलॉन्ग रियल एक्सिस एफ डैश की कितनी आई, 4 माइनस आई, जो कि नंबर 5 है, नंबर 5। तो इसको बेटा कहीं कोट कर देते हैं, इसे हम कोट कर देते हैं यहाँ पर अलॉन्ग रियल एक्सिस एफ डैश जेड इक्वल टू 4 माइनस आई, नंबर हमारा आ गया 5 बेटा। यहाँ तक कोड हो गया। अब अलॉन्ग अगला केस लेने जा रहे हैं अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, दैट मीन्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखते हैं उसमें क्या आता है। तो अगला केस हमने लिया अलॉन्ग इमेजिनरी थोड़ा बेटा स्लो चल रहा है। सेल डाउन है क्या इसका, अब चला बेटा along imaginary axis, that means y axis भी कह सकते हैं। तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो इस पे हमारा क्या होगा बेटा, इस पर along y axis हमारा देखो x कांस्टेंट है, x यहाँ जो था वही यहाँ भी है, और अगर x कांस्टेंट है देन डेल्टा y इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ से देखना बेटा, अगर हमारा
ये डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पर कौन 0 होगा बेटा? अलॉन्ग वाई एक्सिस डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस एक्स अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा एक्स 0 है, तो हमें डेल्टा जेड कितना मिल गया बेटा? आई डेल्टा वाई मिल गया। तो अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा जेड इक्वल टू आई डेल्टा वाई। इफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 देन आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा बेटा। तो क्या तो हो गया? नाउ फ्रॉम नंबर 4 फिर चले बेटा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, जिसे डेल्टा जेड बोल रहे हैं वो कितना है? आई डेल्टा वाई है, टेंड्स टू 0। और यहाँ डेल्टा एक्स देखो बेटा 0 हो गया, ये मिला प्लस डेल्टा वाई मिला, आई डेल्टा एक्स माइनस ये डेल्टा एक्स 0 हो गया, प्लस देखो बेटा ये आई मिला और ये 4 डेल्टा वाई है, 4 डेल्टा वाई है अपान डेल्टा वाई, आई डेल्टा वाई बेटा देखो, जिसे डेल्टा जेड कह रहे हैं वो कितना है? आई डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा एक्स 0 हो गया, यहाँ डेल्टा एक्स 0 हो गया, डेल्टा वाई प्लस 4 आई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें बेटा मिल गया दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आई, या हम ऐसे कर देते हैं, अलग अलग करें अगर, तो ये बेटा मिल रहा है देखो 1 अपान आई, देखो दिख रहा है 1 अपान आई डेल्टा वाई कट गया, और प्लस 4 डेल्टा वाई प्लस 4, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, देखो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल, प्लस 4 मिला, तो इतना मिला। और 1 अपान आई को बेटा हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से प्रोडक्ट कर दें तो आई अपान आई स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स दिस इज माइनस आई, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस आई प्लस 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4 माइनस आई, नंबर 6 हो गया बेटा। ये आंसर भी हमारा वही आया जो ये आया था, तो इसे भी यहाँ कोट कर देते हैं। along imaginary axis f dash z इक्वल टू 4 माइनस आई, ये नंबर 6 भी आ गया बेटा। अब along y इक्वल टू x लाइन लेने जा रहे हैं बेटा। अब हम लोगों का थर्ड केस है, 2 केस हो चुके हैं, अब तीसरा केस, अगर वो भी यही आ गया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फ्री फ्रॉम पाथ है, तो अगला बेटा, अगला ले रहे हैं along लाइन y इक्वल टू एक्स, तो along लाइन y इक्वल टू एक्स लेने जा रहे हैं बेटा। along y इक्वल टू एक्स, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स, देन डेल्टा z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स है, तो इक्वल टू 1 प्लस आई डेल्टा एक्स हो जाएगा। जब डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हो जाएगा तो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, उसे भी हमने डेल्टा एक्स कह दिया, इतना आ गया। फ्रॉम 4, अब नंबर 4 फिर गए, तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, जिसे डेल्टा जेड बोल रहे थे वो कितना है, 1 प्लस आई डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 कितना बन जाएगा, 1 प्लस आई डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ आए तो ये बना बेटा हमारा 4 डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर है, तो ये भी प्लस बन गया डेल्टा एक्स
माइनस आई डेल्टा एक्स, ये भी हो गया, प्लस 4i डेल्टा वाई भी कितना है, डेल्टा एक्स है, अपान 1 प्लस आई डेल्टा एक्स। बेटा इतना नोट कर लो। अब इसमें हम लोग चेंजिंग लेते हैं, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा उसे हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, इसके बाद ये एफ डैश जेड हमें कितना मिलने वाला है, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, 4 और 1 ये हो गया 5 और प्लस 3i अपान 1 प्लस आई। देखो बेटा चेक कर लो, डेल्टा एक्स कैंसिल होकर के डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 1 ये 5 हो गया, और 4i माइनस आई प्लस 3i हो गया। अब इसमें हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आई बी फॉर्म जो होता है उसमें चेंज करना है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करते हैं 1 माइनस आई बेटा। अब इसके बाद ये हाँ देखो, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5i प्लस 3i माइनस 3i स्क्वायर यानी प्लस 3 हो जाएगा बेटा, माइनस 3i स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 3 अपान 1 प्लस 1 a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा 2 हो गया। तो 5 माइनस 3 कितना आया, 5 माइनस 3 तो 2 आया, और माइनस चेक करो बेटा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 माइनस आई 5 प्लस 3i। हाँ उनको प्रोडक्ट देखो, 5 माइनस 5i प्लस 3i तो ये हो गया माइनस 2i, और 5 3 ये मिस्टेक बेटा देखो क्या हुई, देखो यहाँ 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, और माइनस 2i हो गया अपान 2। देखो ये 5 प्लस 3 8 माइनस 2i अपान 2, तो कैंसिल होकर के हमें कितना मिल गया बेटा, ये 4 माइनस आई नंबर 7। अब तुम देखो जो वैल्यू हमारी अलॉन्ग रियल एक्सिस थी वही अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस है, वही अलॉन्ग लाइन y इक्वल टू एक्स भी है। तो इस तरीके से हमने देखा इन ऑल द 3 डिफरेंट पाथेस या फ्रॉम नंबर क्या था बेटा 5 6 and 7 we get at all the 3 paths f dash z इक्वल टू 4 माइनस आई। सभी तीनों पाथ पर हमारी f डैश जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 4 माइनस आई। हैंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 4 माइनस आई। तो डी एफ ओवर डी जेड की वैल्यू कितनी हो गई 4। देखा जाए आंसर बेटा, तो यही है। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया। अब तुमने देखा होगा लेंथी प्रोसीजर है, करना तो यहाँ ऐसे ही होगा अगर करना है अलग अलग पाथ पर। तो आगे चल के इसमें और छोटे मेथड आएंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद आएगा कोशी-रीमान इक्वेशन जो कि कार्टेशियन फॉर्म में भी आएगा, आगे चल के उसमें पोलर फॉर्म में भी आएगा, उसमें डेरिवेटिव का मेथड भी आएगा, और फिर हम उस मेथड से जब डेरिवेटिव करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो आज बेटा इतना ही लगाया जाए। थैंक यू।